के जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको डेंगू के बारे में विस्तार से बताया था और डेंगू ज्वर के क्या लक्षण होते हैं, डेंगू रक्तस्रावी ज्वर के क्या लक्षण होते हैं और तीसरा रह गया था डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो डेंगू शॉक सिंड्रोम के बारे में आज जो पार्ट 3 है इसके बारे में आज मैं आपको चर्चा करूंगी। इससे पहले जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, आपको पढ़ाया था कि जो डेंगू रोग होता है वह एक प्रकार का मच्छर जिसका नाम क्या है, एडेज एजिप्टी। एडेज एजिप्टी के काटने से होता है। अब यह है कि इस मच्छर को अगर डेंगू से बचाव करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो फैलाने वाला कारक है मच्छर, उसको नष्ट किया जाए। जब आप नष्ट करोगे मच्छर को तो न डेंगू होगा, न डेंगू रक्तस्रावी फीवर होगा और न ही डेंगू शॉक सिंड्रोम होगा। जैसा कि आप नाम से ही समझते हो, तीसरा स्टेज जो होता है डेंगू का वो सबसे भयावह होता है, जिसको हम कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसमें जो लक्षण आपने डेंगू फीवर में देखा, जो लक्षण आपने डेंगू रक्तस्रावी फीवर में देखा, वो लक्षण इसमें तो दिखाई देते ही हैं। अर्थात फीवर 103 डिग्री से लेकर के 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तो होता ही है। और जो डेंगू रक्तस्रावी ज्वर के समान जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं वो तो सारे लक्षण इसमें भी दिखाई पड़ेंगे, जैसे पेट का फूल जाना, अधिजठरीय परेशानी उत्पन्न होना, पेट में दर्द होना, इंडाइजेशन होना, शरीर पर खसरा के समान दाने होना। ये सेकेंड सिंड्रोम था आपके डेंगू के, है ना। और इसके बाद शरीर पर जो खसरा के समान, जो मिजल्स के समान दाने पड़ गए थे, उन दानों के बाद अंदर ही अंदर प्लाज्मा लीकेज होने लगता है। और जब प्लाज्मा लीकेज होने लगेगा अंदर अंदर रक्त वाहिनियों में, तब जो रक्त का परिसंचरण होता है वह बाधित हो जाता है। और जब ये लक्षण किसी रोगी में दिखाई पड़ते हैं, डेंगू रोगी में दिखाई पड़ते हैं, अगर इस लक्षण के पश्चात या इसी लक्षण के दौरान अगर रोगी को बचा नहीं लिया जाए, रोगी पर पूरा केयर नहीं किया जाए, तब जटिलता बढ़ जाती है और तीसरा हो जाता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। आज मैं आपको डेंगू शॉक सिंड्रोम के बारे में ही विस्तार से बताऊंगी। इसके लक्षण, जैसा कि मैंने पहले बताया, जो लक्षण डेंगू फीवर में देखने को मिलता है वही लक्षण इसमें भी देखने में मिलेगा। अचानक ठंड लग कर के तेज बुखार आएगा, हाथ पैरों के जोड़ों में दर्द होगा, पेशियों में पीड़ा होगा, ऐंठन होगा, आँख की बॉल, आँखों के जो पुतलियाँ हैं बिल्कुल लाल हो जाती हैं और आँखों में ऐसा दर्द महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे आँख बाहर निकल जाएगा। इस तरह की परिस्थिति देखने को हमें मिलती है डेंगू फीवर में। तो ये सेम चीज़, जो कंडीशन आपने डेंगू में देखा, जो लक्षण आपने डेंगू में देखा, जो सिम्टम्स आपने डेंगू में देखा, वही डेंगू फीवर का लक्षण इसमें डेंगू शॉक सिंड्रोम में भी दिखाई पड़ता है। लेकिन इसमें स्थिति क्या होती है, रोगी व्यक्ति का हालत बिगड़ जाता है, पहले की तुलना में और ख़राब हो जाता है, नाजुक हो जाता है। रोग की जो जटिलता है, कम्प्लेक्सिटी है, इसमें भी बढ़ोतरी हो जाती है। नाड़ी दाब, पल्स रेट 20 मिलीमीटर मरकरी से भी कम हो जाता है और त्वचा जो है, उसका जो स्किन है वह चिपचिपा हो जाता है। रोगी को बेचैनी और घबराहट होने लगता है। ऐसी स्थिति में एकमात्र इलाज यही है कि अस्पताल में भर्ती किया जाए और योग्य चिकित्सक से उसका इलाज करवाया जाए और तभी रोगी के स्वास्थ्य में सुधार होता है। अन्यथा पहले भी बताया था, आज भी मैं बता रही हूँ कि जब डेंगू फीवर होता है तो रोगी की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और इस स्थिति में डेथ रेट भी अन्य रोगों की तुलना में अधिक होती है। अन्य जो संक्रामक रोग है उसकी तुलना में अधिक होता है डेंगू का। अब हम देखते हैं कि रोग तो हमें हो गया,
डेंगू फीवर भी हो गया, डेंगू रक्तस्रावी फीवर भी हो गया, डेंगू शॉक सिंड्रोम भी दिखाई पड़ा। अब हम इससे बचाव का उपाय कैसे करें, कैसे इसे हम बचें, क्या तरीका होना चाहिए बचने का? दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिनके सिलेबस में डेंगू है वो ध्यान से पढ़ लें, ध्यान से सुन लें। सबसे पहला इसका जो बचाव के उपाय हैं, एक तो मैंने आपको पहले बताया कि मच्छर को पनपने ना दिया जाए। कूलर में अगर पानी है उसको साफ़ रखो, जहाँ कहीं भी गमला में पानी है साफ़ रखो, जहाँ भी ठहरा हुआ पानी है, जमा हुआ पानी है, वहाँ आप उसको पानी की सफाई कर दो। पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा क्या काम करना है कि जहाँ कहीं भी ऐसा लगता है कि मच्छर अंडा दे रहा है, उस जगह को, उस स्थान को बिल्कुल अंडा से मुक्त रखो। मच्छर के अंडे से, लार्वा से बिल्कुल मुक्त रखो, ताकि एडिस एजिप्टी जैसे मच्छर पनपे ही नहीं। ये तो उसकी बात है साफ सफाई की। अब रोगी के ऊपर हम क्या ध्यान देंगे? तो रोगी को सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोगी को पूर्ण आराम देंगे बिस्तर पर। ऐसे भी रोगी की हालत इतनी ख़राब है कि रोगी उठ ही नहीं सकता है बिस्तर से, चल फिर ही नहीं सकता है, वो बैठ ही नहीं सकता है काफ़ी समय तक। तो पहला काम है रोगी को पूर्ण आराम दिया जाना चाहिए। दूसरा है बुखार उतारने की जो दवा है, जिसको हम सब जानते हैं, कॉमन होता है, कालपोल है, पैरासीटामोल है, इस दवाई को दे दिया जाना चाहिए। और तीसरा है कि जब बुखार तेज हो रोगी का, तब पट्टियों से, गीली पट्टियों से, बर्फ़ की पट्टी से उसकी है ना बुखार उतारने का प्रयास करना चाहिए। खास करके सिर का, हाथ पैरों को, और पीठ है, छाती है, इन सभी जगहों पर गीले कपड़े से, सूती कपड़े से निचोड़ करके ठंडा पानी से उसके पट्टियाँ देते रहो, जिससे कि उसका बुखार उतर जाए, बुखार ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहे। अन्यथा क्या होगा कि बुखार अगर लंबे समय तक रहेगा तो बुखार दिमाग में चला जाएगा, और जब ब्रेन में चला जाएगा तो जटिलता और भी अधिक बढ़ जाएगी। ऐसा केस मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है अस्पताल में। और ठंडे, मैंने कहा जहाँ कहता कि बर्फ़ या ठंडे पानी की पट्टियों का प्रयोग करें बुखार उतारने के लिए। और जो तीसरा महत्वपूर्ण काम है, वो जो भी रोगी का देखभाल कर रहा है, केयर टेकर है, मदर है, सिस्टर है, ब्रदर है, या जो कोई भी है, उनका एक काम है कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स टाइम टू टाइम देते रहें। इलेक्ट्रल पाउडर उनको घोल करके पिलाते रहें, नींबू पानी देते रहें, मौसमी का रस देते रहें, संतरा का रस देते रहें, नारियल का पानी देते रहें। मतलब जितना आप इलेक्ट्रोलाइट्स का उपयोग कर सकते हैं और जितना रोगी उसे ग्रहण कर सकता है, उतना उसको देते रहना चाहिए। लिक्विड डाइट अधिक से अधिक उसको दिया जाना चाहिए। पतली दलिया, पतला खिचड़ी। यद्यपि जब रोगी रोग से ग्रस्त होता है तो उसका मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, न वो खिचड़ी खाना चाहता है, न वो दलिया खाना चाहता है, न वो दाल का पानी लेना चाहता है, इवन जूस भी लेना पसंद नहीं करता है। लेकिन फिर भी जो केयर टेकर है उसे थोड़े थोड़े टाइम पर, एक एक घंटे के अंतराल पर, दो दो घंटे के अंतराल पर मौसमी का जूस है, संतरे का जूस है, नारियल का पानी है, वो थोड़ी थोड़ी अंतराल पर उसे ज़रूर देते रहना चाहिए, ताकि बुखार के कारण जो उसके बॉडी से पानी निकला है उसकी भरपाई हो, इलेक्ट्रोलाइट्स जो बाहर निकला है उसकी भरपाई हो। क्योंकि जब बुखार आता है और बुखार उतरता है तो खूब मात्रा में शरीर से पसीना निकलता है। और आपको पता है हमारी बॉडी में क्या है, 66% वाटर है। हमारे बॉडी का जो हमारी वज़न है, अगर किसी व्यक्ति का 100 किलो वज़न है मान लो, तो 66 किलो तो उसके 66 लीटर, 66 लीटर से लेकर के 70 लीटर तक तो उसके बॉडी में पानी ही है। शेष उसमें फैट्स हैं या मिनरल्स हैं, अन्य चीज़ें हैं, प्रोटीन है, जो भी है ना। लेकिन 66% तो उसमें वाटर है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स देना चाहिए, दाल का पानी देना चाहिए। और जब रोगी कुछ खाने योग्य हो जाए, रोगी की अवस्था में सुधार होने लगे, रोगी की दशा में सुधार होने लगे, तब उसे सेमी सॉलिड फूड उसे थोड़ी थोड़ी अंतराल में, थोड़ी थोड़ी देर में देना चाहिए। क्योंकि डेंगू की स्थिति हो
या मलेरिया की स्थिति हो, इस स्थिति में रोगी व्यक्ति की दशा या हालत या अवस्था खराब हो जाता है। वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे फूड देखते ही एलर्जी होने लगती है, उसे जूस देखते ही एलर्जी होने लगती है। ये चीज़ मैंने भी देखा, मेरे बेटे के साथ जब हुआ तो जब मैं उसको जूस लेकर के जाती थी वो मना कर देता था, मैं जूस नहीं पीऊँगा, मैं इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं लूँगा। लेकिन जो केयर टेकर है उनकी ड्यूटी बनती है कि वो बच्चों को या बड़ों को, घर के कोई भी सदस्य हो, पड़ोस के कोई भी सदस्य हो, अगर डेंगू से पीड़ित है तो उसकी देखभाल सही तरीके से करना चाहिए। और उसे सबसे बड़ी बात है उसे कंसोल कराते रहना चाहिए, उसे सांत्वना देते रहना चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओगे। आप ये नहीं कहो कि आपको बहुत तेज़ बुखार है, आप क्या करोगे, आपकी तो हालत ख़राब हो रही है, ऐसे रोगी घबरा जाएगा। आपको सबसे पहले उसको सिंपैथेटिक, संवेदना व्यक्त करते हुए उससे उसकी जो मनोवृत्ति है, उसकी जो अभिवृत्ति है, उसमें परिवर्तन ला करके उसको अच्छी डाइट देने का प्रयास करना चाहिए। और जब धीरे धीरे रोग की अवस्था में सुधार होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि अगर कोई व्यक्ति डेंगू से ग्रसित है तो उसके रिकवरी के लिए किस प्रकार का थेरेप्यूटिक डाइट देना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज की इस वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त, ओके, बाय।